क्या कहता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री, देखिए हाइलाइटर किया है ना, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों को संदर्भ में पदार्थ नाम दिया गया है। ये तो सिंपल सा है कि पदार्थ आपको भी पता होगा पहले पहले कि पदार्थ क्या होता है, कि जिसमें भार हो, स्थान घनीरता हो, हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ की अवस्थाएं भी हैं, कई टाइप्स में बटा हुआ है। जनरली अब देखा जाए तो 5 प्रकार की है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में यहाँ पे मात्र 3 ही टाइप की चर्चा किया गया है, ठीक है, जो कि अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लाज्मा मिल जाता है, ठीक है। प्लाज्मा माने भैया ना ठोस से होगा ना गैस से होगा, मिक्सर होगा, जैसे पाउडर हो गया, तो इस टाइप की आपको जो है अवस्थाएं मिलेंगी, ठीक है। तो वो कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती जो है कि स्थान या आयतन घेरती है। हम पहले ही बता देनी है तुम लोग के। आगे क्या कहता है कि भारत के प्राचीन में दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जिसे पंचतत्व कहा गया। क्या करी, खांसी हो गई बा। ये पंचतत्व का है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ठीक है। उनके अनुसार जो है ये पंचतत्व जो हैं सभी वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। ये पुरानी यूनानी दार्शनिकों ने जो भी ये बताए थे, जो फिलोसफर थे ना, ये भी लोग बताए थे। और हमारे हिंदी में भी कहावत कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। सेम यही में भैया का है, क्षित जल पावक। तो हम हिंदी पे नहीं जाएंगे, आते हैं सीधे टॉपिक पे कि वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है, ठीक है। इन सब से हमारा क्या हुआ है, पदार्थ की संरचना ही हुई है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव है। अब देखिए भैया पूरा एक एक लाइन हम काट काट के एमएल आयल बनी, ठीक बा, एक के ध्यान से देखिए लो। आगे देखो क्या कहता है कि एक पदार्थ, ठीक है, नीचे बहु कहता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित तो हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों के बीच में क्या होता है, समावेशित हो जाता है, और यही दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो उसके बीच में वैल्यूएशन तो होगा ही, रिक्त स्थान होगा ही। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, कहता भाई देखो क्या कहता हो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और उसमें यह भी कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ से एकदम ऑनलाइन क्वेश्चन उठा ले, तुम लोग एनसीईआरटी में देख लिया लो कि पदार्थों के कण के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने पर, तापमान घटने पर, तापमान स्थिर होने पर, या जीरो हो जाने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन बनेगा मेरे भाई, हम पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे, ठीक है। बस आप एनसीईआरटी को अब देख लीजिए एक बार, ठीक। चलते हैं आगे। आगे क्या कहता भाई, क्योंकि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और जैसा कि यह भी पता चलता है कि हमको गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ठीक है। कि भैया जिससे भी हम कोई भी पदार्थ होगा उसको गर्म करने पर क्या होता है, उसमें विसरण होता है, प्रसारण होने लगता है, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल बता रहे हैं आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जैसे चैत वैसाख आता है ना, तो आप जो है जाएंगे तो जहाँ पानी होता है, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मिट्टी है ना, मिट्टी के बीच में दरारें आ जाती है, जैसे खेत पटा दिया गया तो दरारें आ जाती है, क्यों क्योंकि उसमें अब टेम्परेचर जा रहा है तो फट जाता है। या पत्थर भी आप देखेंगे होंगे तो चटक चटक जाता है। वो छोड़िए ना, अब रेलवे की भर्ती है, रेलवे लाइन को आप देखे होंगे तो जहाँ पे जोड़ जोड़ होता है ना, तो जोड़ के बीच में थोड़ा सा गैपिंग किया जाता है, और उसमें क्या करते हैं कि उसमें ऐसा कोई रबड़ लगा देते हैं, ठीक है, ये जिससे कि बीच में थोड़ा प्रसारण हो उसके बीच में, ठीक है, तो वो एडजस्ट हो जाए। क्योंकि लाइन जो है गर्मी के दिनों में फैलने लगती है, तो इसको भी याद रखना, जो पटरी है वो फैलने लगता है, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का कहता भाई देखो भाई, कहता कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों को सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल भी कार्य करता है। जाहिर से बात बा भाई,
जो बॉल ना काम करे तो कहाँ से जुड़ा रहे, यही तरफ फैल जाई पूरा। अब आगे और ये देख लगा कहता ये सभी एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन, ठीक है, नगण्य संपीड्यता होती है और बाह्य लगाने पर भी ठोस अपने जो है आकार को बनाए रखती है। तो बात वही कह रहा है कि जैसे ठोस पदार्थ क्या क्या होती है, तो ठोस में क्या क्या होता है भैया, उनके बीच में नगण्य संपीड्यता होती है, ठीक है। बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। और वही गैस है ना, गैस है चाहे मान लेते हैं आपका लिक्विड हो गया, तो हम बाहरी बॉल लगाएंगे तो आकार की है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में यहाँ पे मात्र 3 टाइप की चर्चा किया गया है, ठीक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लाज्मा मिल जाता है, ठीक है। प्लाज्मा माने भैया ना ठोस से होगा ना गैस से होगा, मिक्सर होगा, जैसे पाउडर हो गया, तो इस टाइप की आपको जो है अवस्थाएं मिलेंगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा कि आगे नहीं जाना, हमको इतना ही पढ़ना है कि हमारा रेलवे में काम हो जाए, ठीक है। तब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता दोस्त, आगे देखा लो कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती जो है कि स्थान या आयतन घेरती है, हम पहले ही बता देनी है तुम लोग के। आगे क्या कहता है कि भारत के प्राचीन में दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जिसे पंचतत्व कहा गया। क्या करी, खांसी हो गई बा। ये पंचतत्व का है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ठीक है। उनके अनुसार जो है ये पंचतत्व जो हैं सभी वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। ये पुरानी यूनानी दार्शनिकों ने जो भी ये बताए थे, जो फिलोसफर थे ना, ये भी लोग बताए थे। और हमारे हिंदी में भी कहावत कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। सेम यही में भैया का है, क्षित जल पावक। तो हम हिंदी पे नहीं जाएंगे, आते हैं सीधे टॉपिक पे कि वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है, ठीक है। इन सब से हमारा क्या हुआ है, पदार्थ की संरचना ही हुई है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव है। अब देखिए भैया पूरा एक एक लाइन हम काट काट के में आयल बनी, ठीक बा, एक आगे ध्यान से देखिए लो। आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि एक पदार्थ, ठीक है, नीचे बहु कहता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित तो हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों के बीच में क्या होता है, समावेशित हो जाता है, और यही दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो उसके बीच में वैल्यूएशन तो होगा ही, रिक्त स्थान होगा ही। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, कहता भाई देखो क्या कहता हो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और उसमें यह भी कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ से एकदम ऑनलाइन क्वेश्चन उठा ले बात तुम लोग एनसीईआरटी में देख लिया लो कि पदार्थों के कण के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने पर, तापमान घटने पर, तापमान स्थिर होने पर, या जीरो हो जाने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन बनेगा मेरे भाई, हम पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे, ठीक है। बस आप एनसीईआरटी को अब देख लीजिए एक बार, ठीक। चलते हैं आगे। आगे क्या कहता भाई, क्योंकि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और जैसा कि यह भी पता चलता है कि हमको गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ठीक है। कि भैया जिससे भी हम कोई भी पदार्थ होगा उसको गर्म करने पर क्या होता है, उसमें विसरण होता है, प्रसारण होने लगता है, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल बता रहे हैं आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जैसे चैत वैसाख आता है ना, तो आप जो है जाएंगे तो जहाँ पानी होता है, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मिट्टी है ना, मिट्टी के बीच में दरारें आ जाती है, जैसे खेत पटा दिया गया तो दरारें आ जाती है, क्यों क्योंकि उसमें अब टेम्परेचर जा रहा है तो फट जाता है। या पत्थर भी आप देखेंगे होंगे तो चटक चटक जाता है। वो छोड़िए ना, आप रेलवे की भर्ती है, रेलवे लाइन को आप देखे होंगे तो जहाँ पे जोड़ जोड़ होता है ना, तो जोड़ के बीच में थोड़ा सा गैपिंग किया जाता है, और उसमें क्या करते हैं कि उसमें ऐसा कोई रबड़ लगा देते हैं, ठीक है, ये जिससे कि बीच में थोड़ा प्रसारण हो उसके बीच में, ठीक है, तो वो एडजस्ट हो जाए।
क्योंकि लाइन जो है गर्मी के दिनों में फैलने लगती है, तो इसको भी याद रखना, जो पटरी है वो फैलने लगता है, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का कहता भाई, देखो भाई, कहता कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों को सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल भी कार्य करता है। जाहिर से बात बा भाई, कि जो बल ना काम करे तो कहाँ से जुड़ा रहे, यही तरफ फैल जाए पूरा। अब आगे और ये देख लो क्या कहता है, ये सभी एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन, ठीक है, नगण्य संपीड्यता होती है और बाह्य लगाने पर भी ठोस अपने जो है आकार को बनाए रखती है। तो बात वही कह रहा है कि जैसे ठोस पदार्थ क्या क्या होती है, तो ठोस में क्या क्या होता है भैया, उनके बीच में नगण्य संपीड्यता होती है, ठीक है। बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। और वही गैस है ना, गैस है, चाहे मान लेते हैं आपका लिक्विड हो गया, तो हम बाहरी बल लगाएंगे तो अपन अपना शेप चेंज करता जाएगा। यानी हम पहले भी पढ़े हैं कि जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या करें, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा भी होता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है उसकी चर्चा, तो हम उस पर ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए स्पंजवा से क्वेश्चन उठा दिया है, एकदम इम्पोर्टेंट है भैया, एकदम कतई जहर करके याद रखो है। कोई दी भैया का स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसमें संपीड़न संभव है, क्यों, तो बताओ भाई। तो भैया स्वाभाविक बात कि ठोस तो आपका स्पंज ही है, उसको दबाओगे तो वो भी फैल जाएगा, आकार में तो चेंजिंग होता ही है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में उसमें बहुत सारे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो है अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर उसी शेप में आ जाता है या बदल ही जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारा ठोस में ही आएगा स्पंज, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर ऐसा थी, आगे बढ़ते हैं। द्रव से रिलेटेड क्या होता है, अब द्रव में देखिए क्या कर रहा है कि द्रव का आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है भैया। आकार तो निश्चित नहीं होगा, जौना शेप में डालेंगे वही शेप में हमारा क्या हो जाएगा, उसी शेप का बन जाएगा, ठीक है। और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी आकार का ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार जो है बदलता है, इसीलिए ये ढीढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो कलर बदल जाए तो है वो। नेक्स्ट कर रहा है, हाँ इतने चटकार बाबा। देखिए आगे क्या कहता भैया, कहता कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विषरण संभव है। समझिए, उसमें ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि साधारण तौर पे पानी के ले लो, ठीक बा। अब पानी के ज़्यादा ओकरा के -डिग्री टेम्परेचर में ले जाए तो बर्फ जम जाए, ठीक बा। ओकरा के धूप में घामा में रख देम जा, माने धूप में, तो ओकरा के धूप में रख दिया तो उ का होई, गैस के रूप में उड़ जाए, ठीक बा, लिक्विड शेप में बदल जाए। तो तीनों रूप ओकरा के देखे के मिल जाए। तो देखो लोग क्या कहता है कि द्रव में ठोस, द्रव, ठीक है, और गैस तीनों विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेसिंग होती है। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है द्रव की अवस्था पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव की कणों में रिक्त स्थान जो है अधिक होता है। नेक्स्ट देख लो भाई क्या कहता। नेक्स्ट कहता कि हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता जो है काफ़ी अधिक होती है। स्वाभाविक है भाई, जब इसमें जो है ना कि काफ़ी जगह जगह दूरी दूरी पे इसके जो है पदार्थ के जो गैस के जो भी अणु होते हैं ना, काफ़ी दूरी दूरी पे होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ल जा। आगे क्या कहता, हई देखो बहुत इंपॉर्टेंट बा। क्या कहता भैया, कहता है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी और अस्पतालों के लिए, ठीक है, दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड्य गैस होती है, ठीक है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस जैसे सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन एवं कम आयतन वाले सिलेंडर को
संपीड़ित किया जाता है। तो इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान देना। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, थोड़ा इस पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि गैस में संपीड़ितता होती है, संपीड़न की अवस्था होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, मध्यम होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गैसों में क्या होती है, अत्यधिक अत्यधिक संपीड़ितता होती है। ठीक है, जिसके कारण इसका आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। करें कि गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, जब गैस रहता है तो उसके कणों की जो गति होती है अनियमित होती है और बहुत तीव्र होती है। और इस अनियमित गति के कारण जो है ना, बर्तन के दीवार पर जो है गैस कणों के द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का जो है क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है। मतलब समझिए मैटर क्या कहना चाहता है कि जो सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो सिलेंडर में हमारा गैस भरा है और गैस भरा है क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी पे उसके अणु हैं और वो गैस की जो हमारी सिलेंडर की जो परतें हैं, दीवारें हैं, तो उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, उसका दबाव का होता है। तो जब दबाव पड़ता है, अब देखिए, अब ये भी आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो गैसों के बीच में चाहे अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि जब सिलेंडर में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, सिलेंडर फट जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार एक गैस के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाता है। इसलिए हमारा सिलेंडर फट जाता है और लाखों लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाबू भैया आगे देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कणों की तेज कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र से हो जाता है। तो भैया देखिए, जो एक चीज़ हमने पढ़ा कि कणों में बहुत ज़्यादा तीव्र जो है, आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड है थोड़ा। हाँ, ये फिगरवा देख लीजिए, फिगरवा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका ठोस है ना बाबू, देखिए ठोस का देखिए कर है ठोस, ठोस में कितना जगह जगह पे इसके अणु जो है बहुत पास पास में है। आपका द्रव में इसमें जो है आपका इसके अणु जो है थोड़ा दूरी दूरी पे है और गैस है आपका, तो गैस में काफ़ी दूरी दूरी पे है। तो ये फिगर को आपको याद रखना है। देखिए सब एकदम फिगर से डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठोस में जैसे कि बर्फ हो गया, द्रव जैसे कि जल एवं जल में हो गया, और गैस मतलब जैसे हमारा जो जल है ना, इसको ऐसी सिचुएशन है कि इसको ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है भैया, कि जल जो है अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। अभी हमने बताया आपको, बर्फ हो गया, बर्फ में, ठीक है, बर्फ या कोई भी सॉलिड ले लिए, सपोज कि कोई प्लास्टिक का सॉलिड ले लिए, तो उसमें टेम्परेचर हम देते जा रहे हैं, टेम्परेचर देते जाएंगे, तो टेम्परेचर देते जाएंगे तो उसकी जो कण है उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होंगी। जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होंगी तो जो है अपना उनका आकार आगे बढ़ता जाएगा। जब आगे बढ़ता जाएगा तो आकार चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाकर एकदम वो गल जाएगा, गल के लिक्विड शेप में आ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एकदम पानी वाला अवस्था में, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है हमारा, जैसे जो भी कंपनियों में जैसे हमारा सरिया बनता है, छड़ बनता है, तो सब यही प्रक्रिया ना होता है। और क्या होता है, उसको एकदम इतना टेम्परेचर देते हैं कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद उसके अणु बहुत काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, तो लिक्विड शेप में आ जाता है। और लिक्विड शेप में आ जाता है तो जिस शेप में हम ढालना चाहते हैं लोहा को, उस शेप में ढाल देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आगे थोड़ा सा एक लाइन की लिखा है कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। सिंपल सी बात है कि जब बहुत कम टेम्परेचर पर हमारे ठोस से द्रव जो हो जाएगा, और थोड़ा सा और अधिक हम बढ़ा देंगे बाबू भैया, तो ये क्या हो जाएगा, जो द्रव है वो हमारा गैस में परिवर्तन हो जाएगा। कि किसी ठोस का गलनांक
उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इसको एकदम याद करना है कि भाई किसी ठोस का सामर्थ्य, भाई ये जैसे सॉलिड हो गया, मान लो अभी सरिया का हमने एग्जांपल बताया, लोहा ले लिए, तो लोहा में भैया ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे तब जाके वो गलेगा, ठीक है। और जैसे पानी हो गया, जैसे मान लेते हैं बर्फ़ हो गया, तो बर्फ़ में नॉर्मलो टेम्परेचर पड़ेगा, धूपो लगेगा तो धूपों में उसी टेम्परेचर से उगल के पानी हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ का, ठीक है, हर ठोस का एक निश्चित टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पर वो आकर बाबू क्या होगा, वो गलनांक उसका जो है एक निश्चित गलनांक है कि वो लिक्विड से में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और उस गलनांक का भी में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस से में चेंज होने लगेगा, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइनर क्वेश्चन, कि बर्फ का गलनांक जो है 273.15 273.15 केल्विन होता है, और गलने की प्रक्रिया ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न, कितना बढ़िया हम टॉपिक बता रहे हैं, संलग्न भी कहते हैं, कि किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है और ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। मतलब भैया वो जो है क्या कर रहा है, सीधी सीधी बात करते हैं कि बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है, गलने की प्रक्रिया में ठोस को द्रव की अवस्था में परिवर्तन को ही संलग्न भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है भाई, तो स्वाभाविक है कि जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मीय ऊर्जा बाहर चली जाती है, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब आपका ऊष्मीय ऊर्जा जो है बदल जाता है, आपका शेप बदल देता है, ठीक है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से निकलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कि द्रव उबलने लगता है, उसे इसका कथनांक भी कहते हैं। और कथनांक संपिष्ट गुण होते हैं, सभी द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। तो नहीं बोले कि भैया वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, एक तो आपका जो है सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट में हो, फिर भी और टेम्परेचर बढ़ाएं तो द्रव क्या होगा, उबलने लगेगा। और जिस टेम्परेचर पर वह उबलना शुरू हुआ तो उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो इसको भी याद रखना है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं, स्वाभाविक है। और हाई बबुआ यहाँ से कंपोनेंट बन जाता है, कहता ना आप देखिए, अभी हम बताएं कि 273 डिग्री क्या होता है, बर्फ को पिघलने के लिए, जैसे जल का, बर्फ का जो है हम गलनांक बताए थे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि जल के लिए तापमान, अभी हम जल के लिए हम बताए थे 273 डिग्री पर में क्या होता है, सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है। अब हम लिक्विड को हम गैस में बदलेंगे। देखिए, जल के लिए तापमान 373 केल्विन, ठीक है, यानी 100 डिग्री या 273 प्लस 100, ठीक है, 373 केल्विन होता है। अभी हमने पीछे बताया था कि 273 केल्विन जो है ना, वो हमारा ठोस से द्रव में बदला, और हम 100 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दिए, यानी 373 केल्विन हो गया। तब हमारा क्या हो गया, द्रव जो है हमारे बाबू क्वथनांक में बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब यह पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमने क्या देखा कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना भी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन होती है, ठीक है। और गैस में सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इस बात को भी भैया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान पर तय करती है। स्वाभाविक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू भैया, इसको याद रखिएगा। कि क्या, इनको यहाँ से हम आपको बताते हैं। आइए दूसरा पैराग्राफ के देखिए, हाँ अब मस्त बना है। कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में जो है तापमान द्वारा तय की जाती है। तो क्वेश्चन कैसे बनी, ये देखो कि पदार्थों की अवस्थाएं निर्भर करती है। ऑप्शन ए पदार्थ के दाब पे, ऑप्शन बी पदार्थ के ताप पे, ठीक है, ऑप्शन सी पदार्थ के आयतन पे, ऑप्शन डी पदार्थ के ठोस दाब और ताप
दोनों अवस्थाएं पे, दोनों पे निर्भर करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा बाबू भैया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लाइक को ठुकते जाइए भाई, मेहनत लग रही है। ठीक है, नहीं करा है कि दाब को बढ़ाने और तापमान को घटाने पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है भाई साहब। ये जो है, दाब को बढ़ाने और तापमान को घटाने पर से द्रव जो है क्या होती है, गैस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, ये क्या लाइन सुना है, क्या आपने ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है कि उसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, और जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस यानी CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि वायुमंडलीय की क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कि कम तापमान पर भी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या होती है, वाष्पीकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए थोड़ा, कह रहे कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की सतही प्रक्रिया है, और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसा कि कपड़ा सुखाने के लिए, ठीक है, हम उसको फैला देते हैं। अब देखिएगा, सॉलिड एकदम चिपका के रखेंगे तो ससुरा सूखबे ना करेगा, लेकिन वो थोड़ा फैला देंगे, एकदम पतला पतला कर देंगे तो सूख जाएगा। गेहूँ देख लीजिएगा, लोग जाते हैं तो मम्मी कहती है बबुआ थोड़ा एकदम पातर पातर पसारना, जल्दी सूख जाएगा। कहाँ है, पातर पातर पसारेंगे या ज़्यादा दूरी में फैलाएंगे तो उसका सतही क्षेत्र पर बढ़ जाता है, तो इसलिए जल्दी सूख जाता है। मोटा ही पसारी के ले नियर चले हैं तो कोनो नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता में कमी यानी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। आप देखिएगा, कभी मौसम ठंडा हो, ठीक है, एकदम नमी हो, 2 दिन तक ज़्यादा ठंडा लागेला और कपड़ों ना सूखी, अजीब महके लागेला। ठीक, आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं, और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास के वायु एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़ा जल्दी से सूख जाते हैं, और वायु के तेज होने के से जल वाष्प के कण के कुछ वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प को मात्रा घट जाती है। अब